हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज की 5 एमसीक्यू सीरीज में जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आइए जी इसके ऊपर एमसीक्यूज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरपीएससी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर एबीएसटी, ईएएफएम और बीईडीएम का कोर्स आपको मिल जाएगा। और यूपीएचईएसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे मिल जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे और डिटेल्स के लिए। तो लीजिए, पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। Which of the following statements is are disadvantages of cash flow statement? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की खामियों को डिनोट करती हैं? The statement does not show changes in working capital at a glance. The cash balance of a firm is too easily influenced by postponing cash receipts and cash payments. It is based on accrual basis. आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, इसे मैं मानता हूं और मानता हूं कि आप सभी इसका सही आंसर जो है हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने सोचा था आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का, थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगी, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। देखो, पहली स्टेटमेंट सही है कि आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में जानकारी नहीं देता, केवल कैश की जानकारी देता। वर्किंग कैपिटल की जानकारी आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से मिलेगी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि आप इसे आसानी से अफेक्ट कर सकते हैं। आपका कैश का बैलेंस बिल्कुल आसानी से आप अफेक्ट कर सकते हैं। आपने किसी को कैश की पेमेंट 31 मार्च को करनी है, आप उसे 31 मार्च को ना करके 1 अप्रैल को कर दीजिए, पूरा बैलेंस आप अफेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज बनता है। और इसे कैश बेसिस पे बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक्रूअल बेसिस पे कैसे बनेगी भाई? ये तो कैश बेसिस पे बनेगी, और इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट तो यहां पे बिल्कुल गलत ही हो जाती है, और इसीलिए 1 एंड 2 हमारा आंसर यहां पे बनता है। सवाल नंबर 2, असर्शन दी है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस that do not require the use of cash or cash equivalents should be excluded from a cash flow statement. Reason है, such transactions should be disclosed elsewhere in the financial statements in a way that provide all the relevant information about these investing and financing activity. तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर नहीं हैं। तो जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इंडिविजुअली बिल्कुल सही हैं। देखो, असर्शन आपकी सही है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनको तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, उनको एक्सक्लूड ही करेंगे। बिल्कुल सही का। और रीजन भी आपका बिल्कुल सही है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस को आप अलग से कहीं पर डिस्क्लोज कर दो, फुट नोट की फॉर्म में शो कर दो, अलग से नोट्स में दिखा दो। तो जैसे आपकी ट्रांजैक्शन है कि आपने कोई एसेट खरीदा शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किया, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बट कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो आप इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते, और आप इसे अलग से कहीं शो कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो। तो दोनों आपकी इंडिविजुअली यहां पे ट्रू हैं, और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए का यहां पे बनेगा। सवाल नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस टू एम्प्लॉइज सप्लायर्स शुड बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स शुड बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको बेसिकली पहचानना है कि जो कैश फ्लो की बात कर रखी है अलग अलग एक्टिविटी में, ये सही है या फिर नहीं है। तो यहां पे हो सकता है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आई हो। देखो जी, यहां पे डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, नॉर्मली आप उसे अपनी इन्वेस्टमेंट की इनकम मानते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में
ले जाते हैं। आपने कोई इंटरेस्ट अगर पे किया तो आप उसे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानते हैं कि आपने डिबेंचर्स पे, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, शेयर्स पे डिविडेंड पे किया, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी मान के उसे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर शो कर देते हैं। बट यहां पे कुछ ऐसे इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। आपके एम्प्लॉइज से आपको कोई इंटरेस्ट मिला, आपके सप्लायर्स से आपको कोई इंटरेस्ट मिला, तो आप उसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेकर नहीं जाएंगे। वो आपके नॉर्मल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है और बेहतर है कि हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही दिखाएं, और इसीलिए उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रीट किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल सही हैं और इसीलिए यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। अगला सवाल, a company purchased a motor vehicle for rupees 5 lakh. Settlement was made by payment of rupees 4,40,000. तो 5 लाख का मोटर व्हीकल लिया और 4,40,000 उसके दिए, और साथ ही क्या हमने दिया, पार्ट एक्सचेंज ऑफ वन ऑफ द कंपनीज ओन व्हीकल्स फॉर रुपीज 60,000। तो 60,000 जो बचा, कंपनी ने अपना खुद का एक पुराना व्हीकल उसके बदले में दे दिया। जो व्हीकल हमने दिया, the vehicle given in part exchange had a written down value of rupees 1,40,000 but had a resale value of rupees 40,000. पूछा जा रहा है which amount should be shown in the cash flow statement for the acquisition of the vehicle. तो आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, उसके अंदर आपको दिखाना है कि भाई जो मैंने व्हीकल खरीदा, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके अंदर मैं यहां पे कितना कैश आउटफ्लो शो करूं, आपको बताना है क्या अमाउंट आप वहां पे भरेंगे। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने आंसर सोचा ऑप्शन नंबर ए का, तो आपका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। देखो बहुत ही आसान है, यहां पे हमें देखना है भाई कितना कैश हमने वास्तव में उसके बदले पे किया। बाकी जो सब कुछ हुआ वो हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्पस से कोई मायने नहीं रखता, और इसीलिए यहां पे 4,40,000 जो हमने पे किया वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वो सीधा सीधा हमारा यहां पे कैश आउटफ्लो बन जाएगा, और इसीलिए उसे यहां पे हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो आइए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, एन इन्वेस्टमेंट इज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली इफ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप सभी समझते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का फ्लो देखा जाता है। कैश इक्विवेलेंट के ऊपर सवाल है, it is readily convertible to a known amount of cash, it is subjected to an insignificant risk of change in value, it has a short maturity of 3 months or less from the date of acquisition, all the conditions are satisfied. तो देखो जी, कैश इक्विवेलेंट किसे माना जाएगा उस पे सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही हमें प्रोवाइड किया होगा। देखो जी, यहाँ पे ये सारी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। अगर ये सारी कंडीशंस आपकी पूरी होती हैं तभी हम उस आइटम को कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए ज्यादा, आप उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, और उसकी मैच्योरिटी 3 महीने या फिर उससे कम है, और इसीलिए आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आपके लिए आसान सा होमवर्क का सवाल, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर व्हिच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कमेंट्स के थ्रू हमें अपना आंसर आप जरूर बताइएगा। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस पे अपना प्यार जरूर दिखाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे फ्री कोर्सेज को, हमारे पेड कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आप हमारा जो फ्री लर्निंग ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप हमें बेझिझक होकर मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in पे, या फिर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो केवल हमने अपने जो पेड कोर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए रिजर्व किया है, तो आपको अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज में इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।